बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आप लोगों को आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। तो आज की जो ट्रेनिंग होगी वो है बेसिकली एक प्रोडक्ट पे नहीं, हम एक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो TCM ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जिसके बेस पे ये जो टाइम्स की सारी प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन की गई हैं उसके मैकेनिज़्म के बेस पे। तो हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे कि टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या चीज़ है और कौन कौन से इसमें जो है वो फर्दर स्टेप्स हैं जिसको यूटिलाइज़ करते हुए जो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन में जो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, टाइम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो वो इन स्टेप्स पे जो है वो इसकी बेस पे डिज़ाइन किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज की प्रोडक्ट ट्रेनिंग। टॉपिक है हमारा टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट। बेसिकली जो टाइम्स की भी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चिटोसान कैप्सूल्स हो गए, कॉर्डिसेप, स्पायरुलिन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें एक फ़िलासफ़ी के बेस पे, एक फ़लसफ़े के बेस पे जो है वो डिज़ाइन हुई है। और वो जो TCM है, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन है, ठीक है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट कॉमन है। टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, इसमें टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बना है। यानी टाइम्स ये कहती है कि जो इंसानी जिस्म का जो उसकी जो पूरी हेल्थ है, जो पूरा उसका हेल्थ कॉन्सेप्ट है, वो कैसे जो है हम ऑप्टिमम लेवल पे रखेंगे, कैसे जो है वो हम बैलेंस स्टेट में रखेंगे, ताकि वो मुख्तलिफ बीमारियाँ या जो सब हेल्थ स्टेट है उससे जो है वो इंसानी जिस्म बच सके। तो वो कंपोनेंट्स बेसिकली 3 कंपोनेंट्स हैं: क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। ये 3 कंपोनेंट्स जब इसको हम जब पूरा करते हैं तो हमारी बॉडी को क्या हासिल होता है? प्रिवेंटिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये 3 रिक्वायरमेंट्स पूरी करें इंसानी जिस्म के लिए, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्लिनजिंग। क्लिनजिंग जिस तरह नाम से जाहिर है, यानी कि सफाई करना। दूसरे नंबर पे है रेगुलेटिंग, दुरुस्तगी करना, जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको रेगुलेट करना। और रिप्लेनिशिंग। तो ये तीनों कंपोनेंट्स अगर हम पूरे करते हैं तो रिजल्टिंग जो हमारी बॉडी होगी, उसके नतीजे में जो हमारी बॉडी होगी वो क्या हासिल करेगी? प्रिवेंटिंग, यानी बचाव। मुख्तलिफ डिजीज़, जो मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उससे जो है वो हमारी बॉडी बची रहेगी। तो क्लिनजिंग क्या है? क्लिनजिंग बेसिकली सफाई करना। अब सफाई क्या है हमारी बॉडी में, जिस तरह आप लोगों को पता है मुख्तलिफ, खैर ये डिटेल में हम आगे जाकर डिस्कस कर लेंगे। क्लिनजिंग बेसिकली सिर्फ यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देना है, एक आइडिया देना है TCM कॉन्सेप्ट का कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। 3 कंपोनेंट्स हैं क्लिनजिंग से मतलब है कि सफाई करना जिस्म से, जितनी भी फासिक चीज़ें हैं या सरप्लस मटेरियल है उसको जो है वो जिस्म से निकालना। दूसरे नंबर पर रेगुलेटिंग करना। रेगुलेटिंग क्या है? इंसानी जिस्म में मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं। हर सेल, हर टिश्यू और हर ऑर्गन का अपना अलग अलग काम होता है। उन ऑर्गन्स को एक बैलेंस लेवल पे रखना, उनको रेगुलेट करना। इंसानी जिस्म में बीमारी कब पैदा होगी? जब वो ऑर्गन जो है, वो सिस्टम जो है वो ऊपर नीचे, उनका बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, या तो वो ओवर एक्टिव हो जाएंगे या हाइपो एक्टिव हो जाएंगे। तो इसके रिजल्ट में जो है बीमारी पैदा होती है। तो इस दूसरी कैटेगरी क्या है? रेगुलेटिंग करना। जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सिस्टम्स है हमारी बॉडी में, उनको रेगुलेट करना। अगर वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं तो उनको जो है वो स्पीड अप करना। अगर वो हाई लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको जो है वो उसकी इंटेंसिटी को कम करना। दैट इज़ बेसिकली रेगुलेटिंग। तीसरे नंबर पे जो है वो TCM का जो कंपोनेंट है, दैट इज़ रिप्लेनिशिंग। रिप्लेनिशिंग क्या है? दोबारा तवानाई बहाल करना। जिस तरह हमारी पूरी बॉडी है, मैंने जिक्र किया, उसमें मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। अब वो सारे ऑर्गन्स जो वो कंटिन्यूस बेस पे हमारे जिस्म में अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनके फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उनको न्यूट्रंस दरकार होता है, उनको एनर्जी दरकार होती है। तो वो एनर्जी बेसिकली क्या है? दैट इज़ उसको दोबारा से बहाल कर, वो कंटिन्यूस बेस पे वो न्यूट्रंस फॉर एग्जांपल यूज़ हो रहे हैं। अब एक स्टेज क्या आएगा कि जब वो सारे न्यूट्रंस क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, तो वो सिस्टम काम करना छोड़ जाएगा। ये जो कंपोनेंट है रिप्लेनिशिंग, क्या कहता है कि जो वो वाले कंपोनेंट है जो रेगुलर बेस पे हमारी बॉडी में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको आपने दोबारा से रिप्लेनिश करना है, उसको दोबारा से बहाल करना है। उसका एक लेवल होता है हमारी बॉडी में, जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, उनका एक ऑप्टिमम लेवल होता है।
उससे अगर वो चीज़ें कम हो जाएं, ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी डिफिशियंसी कॉज हो जाती है। अब जो चीज़ कंटिन्यूस यूज़ हो रही है तो वो लेवल आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जा रहा है। हमने क्या करना है, तो बाहर से सब चीज़ें रिप्लेनिश करनी है, उसको सप्लीमेंट करनी है, ताकि वो लेवल जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाए। डिटेल में जो है हम आगे जाके इस पर डिस्कस करेंगे। इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है, ओवरऑल जो हमारी बॉडी है तो वो क्या प्रिवेंटिंग हासिल होता है हमें। अब प्रिवेंटिंग क्या है, प्रिवेंटिंग इसका जो प्रिवेंटिंग का मतलब है वो बचाना या रोके रखना। अब किस चीज़ से बचाना, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से। जब ये तीनों कंपोनेंट्स पूरे होंगे, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग, तो हमें प्रिवेंटिंग हासिल होगा। हम जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचे रहेंगे, हमारी जो पूरी बॉडी है वो एक हेल्दी स्टेट में रहेगी और हम जो है मुख्तलिफ़ जरासीम या मुख्तलिफ़ पैथोलॉजिकल कंडीशन से वो प्रिवेंट रहेंगे और एक हेल्थी लाइफ जो है वो गुजार सकेंगे। तो ये आज के इस प्रेजेंटेशन के टॉपिक्स कंटेंट्स क्या क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। थ्योरेटिकल बेसिस, जो टीसीएम का थ्योरेटिकल बेसिस है, जो बुनियाद है, जो सोर्स है जहाँ से ये नॉलेज अखज़ किया गया है, तो वो सोर्स पढ़ेंगे। इसके अलावा कॉन्सेप्ट इंटरप्रिटेशन, टीसीएम का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, उसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन, थोड़ी सी डिटेल में जाएंगे। इसके अलावा प्रोडक्ट इंटरप्रिटेशन, जो टाइम्स के प्रोडक्ट है, चिटोसान, स्पिरुलिना वगैरह, उनकी जो है वो तफसील हम पढ़ेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द टीसीएम। तो ये देखें, ये हेल्थ कॉन्सेप्ट है टाइम्स का। इसमें आप ये देख सके होंगे, ये 3 कंपोनेंट्स है इसके। सबसे पहले क्लिनजिंग, दूसरे नंबर पे है रेगुलेटिंग एंड तीसरे नंबर पे है रिप्लेनिशिंग। और इसके मिड में क्या आता है, ये देखें, ये एक पूरा सर्कल बना हुआ है। अगर ये सर्कल पूरा कंप्लीट हो रहा है तो एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी क्या होगी, प्रिवेंट होगी, यानी हम मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे। यानी कि हमारे जिस्म से जो है सरप्लस मटेरियल, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो इफ़ेक्टिवली रिमूव हो रही हैं, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेटिंग, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं या जो सिस्टम है, वो अगर हम रेगुलेट कर रहे हैं, प्रॉपर जो है वो उनकी रेगुलेशन प्रॉपर है, उनको एक ऑप्टिमम लेवल पे रखा गया है। और इसके अलावा रिप्लेनिशिंग हो रही है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स या जितनी भी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है हमारी बॉडी में, तो उसको हम दोबारा से सप्लीमेंट कर रहे हैं, दोबारा से रिप्लेनिश कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, प्रिवेंटिंग मिलेगा। यानी हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से जो है वो बचे रहेंगे और हम एक हेल्थी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकते हैं। अब बढ़ते हैं टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट के जो इसका थ्योरेटिकल बेसिस है, ठीक है, उसकी तरफ। तो ये हुआंग डी नीजिंग, ये एक बुक है, टीसीएम की, ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की एक किताब है, जो क्या करती है, डिवाइड द यूनिवर्स इनटू 3 लेवल्स, दैट इज़ हेवन, अर्थ एंड पीपल। हुआंग डी नीजिंग ये एक टीसीएम की कदीम तरीन किताब है। इसमें जो मुख्तलिफ टाइम्स का हेल्थ कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी जिक्र हुआ है। तो इसके बेस में जाते हुए क्या है कि जो इस किताब ने पूरी यूनिवर्स, जो पूरी कायनात है, ठीक है, उसको 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। कौन कौन से स्टेप्स में, हेवन यानी कि जन्नत, अर्थ हमारी ज़मीन, और पीपल जो इसमें लोग रह रहे हैं। यानी ये पूरी कायनात 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, हेवन से, अर्थ से और पीपल से। ये इसके पूरी यूनिवर्स के 3 कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा कलर्स आर कंपोज्ड ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स। इस बुक में ये भी एक्सप्लेन किया गया है कि जितने भी हमारे सराउंडिंग में जो कलर्स हैं, तो वो प्राइमरी 3 रंगों से वो मिलके बने। वो रंग कौन कौन से हैं, वो है रेड, येलो और ब्लू, जो बाद में क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग को जो है वो अलग अलग कलर जो है वो असाइन किया गया है। क्लिनजिंग को जो है ब्लू कलर असाइन किया गया है, रेगुलेटिंग को येलो कलर और रिप्लेनिशिंग को रेड कलर असाइन किया गया है। तो इस तरीके से जिस तरह पूरी यूनिवर्स जो है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, हेवन, अर्थ और पीपल, इसी तरह कलर जो है वो 3 प्राइमरी कंपोनेंट से मिलकर बने हैं, दैट इज़ रेड, येलो एंड ब्लू। इसके अलावा एज स्मॉल एज द सेल, दे आर कंपोज ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेल प्लाज्मा एंड न्यूक्लियस। इसके अलावा जो हमारी बॉडी है, इंसान जिस्म की जो इंसान जिस्म का जो पूरी बॉडी है, ठीक है, तो उसमें जो सेल्स होते हैं, उसके जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, दैट इज़ कॉल्ड सेल। तो इंडिविजुअल सेल भी जो है वो बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलके बना है, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर होती है सेल की, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल मेम्ब्रेन के नीचे जो प्लाज्मा है, दैट इज़ कॉल्ड सेल प्लाज्मा, जिसमें सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, उसको सेल प्लाज्मा कहते हैं। अब प्लाज्मा के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से इस किताब ने
ने वो हर चीज़ को तीन तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया है। पूरी यूनिवर्स पूरी कायनात को इसने तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, फिर सारे कलर्स को जो है वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, फिर जो है इंडिविजुअल सेल को जो है वो इसने तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। इसके अलावा एज कॉम्प्लिकेटेड एज द ह्यूमन बॉडी इट इज़ एवॉल्व फ्रॉम एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। इंसानी जिस्म की जब डेवलपमेंट होती है किस चीज़ से, जाइगोट है। जब हमारा जिस्म बन रहा होता है, ठीक है, जिसमें इनिशियल स्टेजेस से होती है, हमारा जिस्म किस चीज़ से बनता है, एम्ब्रियो से। इनिशियल जो स्टेज होती है, ठीक है, हमारी पूरी जिस्म की, वो बेसिकली एक एम्ब्रियो होता है, ठीक है। उससे फिर हमारी जिस्म की तख्लीक होती है, मुख्तलिफ सिस्टम जो है उससे डेवलप होते हैं। तो उस दौरान भी बेसिकली तीन स्टेजेस होते हैं या तीन लेयर्स होती हैं एम्ब्रियो की। एक्टोडर्म जो आउटर लेयर होती है, मेसोडर्म जो उसके मिड में जो लेयर होती है, और एंडोडर्म जो अंदरूनी लेयर होती है। तो एम्ब्रियो की तीन लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। हमारी पूरी बॉडी जो है वो उन तीन लेयर से मिलके बनी है। हर लेयर से जो है मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो बनते हैं। तो इस तरीके से जिस तरह पूरी कायनात जो है वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हुई है, सारे कलर्स तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हुए हैं, इंसानी जिस्म में जो सेल्स हैं उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, जो इंसानी जिस्म की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो से जो हमारा पूरा जिस्म बनता है, तो वो भी तीन लेयर से मिलकर बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जिस तरीके से ये सारी चीज़ें, हर चीज़ जो है तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड है, तो इसी तरीके से TCM ने जो है वो इंसानी जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, इंसानी जिस्म का जो हेल्थ कॉन्सेप्ट है, उसको भी जो है वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग। The above mentioned is not just a coincidence. All the things are related with each other and can be divided into three levels. Therefore, a Chinese health concept is also composed of three levels, that is cleansing, regulating and replenishing. ठीक है, तो इंसानी जैसे ये ऊपर जो हमने चीज़ें डिस्कस की, ये कोई इत्तेफाकन नहीं है, ये एक फ़िलासफ़ी है। ये पूरे जो इंटर रिलेटेड चीज़ें हैं, यूनिवर्स जो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड है, इंसान जिस्म के सेल जो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड हैं, जो कलर्स हैं वो तीन कंपोनेंट्स में डिवाइड है। तो ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाकन नहीं हुई, बल्कि बाकायदगी से जो है वो हर चीज़ को एक दूसरे से तो ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाकन नहीं है, बल्कि हर चीज़ को जो है वो तीन लेवल्स में डिवाइड किया गया है। तो इसी उसूल को मद्देनज़र रखते हुए टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट जो है वो डिज़ाइन किया गया है। इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। ये तीन कंपोनेंट जब हम जो है वो इंसानी हेल्थ के तीन कंपोनेंट्स हैं, इसको जो हम पूरा करते हैं तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है? एक बैलेंस्ड बॉडी मिलती है, जिसमें हम क्या होते हैं, मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं, जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस है, उससे जो है वो हम बचे रहते हैं। Huangdi Nijing product of China culture is one of the most well known and oldest traditional Chinese medical classic. Huangdi Nijing ये क्या है? ये एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की कदीम तरीन किताब है, एंड इट इज़ ऑल्सो फर्स्ट मेडिकल theory magnum opus which systematically discuss the physiology, disease, judgment, treatment and health maintenance. ये क्या है? इसमें मैग्नम ऑपस की थ्योरी जो वो डिस्कस हुई है, वो क्या करती है, जो मुख्तलिफ डिजीज़ है, इंसानी जिस्म की जो फिजियोलॉजी है उसको डिस्कस करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा कुछ ट्रीटमेंट्स और जो हेल्थ मेंटेनेंस है जो है वो उसके बारे में इस किताब में जो है वो लिखा गया है। दिस बुक वॉज रिटन इन द पीरियड बिटवीन वारिंग स्टेट्स एंड किंग एंड हैन डायनेस्टी मोर देन 2000 ईयर अगो। ये किताब कितनी 2000 साल पहले की किताब है, और किस ज़माने में लिखी गई थी? किन एंड हान डायनेस्टी जो है वो चाइना में उस ज़माने में जो है वो ये किताब लिखी गई थी, और ये आज से तकरीबन 2000 साल कदीम तरीन जो है वो किताब है। Huangdi Nijing is a great book which is about the universe, world and life, and is also the source of traditional health preserving science whose essence has four characteristics as follow. ये किताब क्या है? ये एक जिस तरह कदीम तरीन किताब है, इसमें किस चीज़ के बारे में जिक्र हुआ है? पूरी कायनात, पूरे दुनिया, और उसमें जो इंसानी जिस्म का जो हेल्थ है, ठीक है, तो इन तीन चीज़ों के बारे में इस बुक में जो है वो डिस्कस हुआ है। और इसकी खुसूसियात क्या है? इसके वो जो हेल्थ से रिलेटेड है उसकी 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी हेल्थ से रिलेटेड इसने 4 खुसूसियात जो है वो एक्सप्लेन हुई हैं इस बुक में।
सबसे पहले क्या है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो आजकल मुहावरा इस्तेमाल होता है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बेसिकली इसी ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन की इस बुक से लिया गया है। ये इस बुक में जो है पहली दफ़ा डिस्कस हुआ था, यानी कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। इसके अलावा बॉडी एज अ होल, इस बुक में क्या एक्सप्लेन किया गया है, जो हमारी जिस्म की बॉडी है, ठीक है, इंसानी जिस्म की बॉडी को एज अ होल जो है वो रखा गया है। यानी इंसानी जिस्म में जो इसमें जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, तो उसको होलिस्टिकली जो है वो देखा गया है, यानी सिंगल एंटिटी जो है वो उसको नहीं देखा गया है। यानी इसका मतलब ये है कि जो इंसानी जिस्म है, ठीक है, उसको उसके एनवायरनमेंट से लिंक किया गया है, जो उसको ये पूरी यूनिवर्स है इससे जो है वो इंटरलिंक्ड है। इसके अलावा नरिशिंग एसेंस, बेनिफिटिंग ची एंड रेगुलेटिंग स्पिरिट, इसमें क्या जो नरिशिंग ची को रेगुलेट करना, इसके अलावा रेगुलेटिंग स्पिरिट, जो स्पिरिट है उसको रेगुलेट करना, उसको कुव्वत बख्शना। एंड नरिशिंग यिन, द बेसिक कंपोनेंट्स, द बेसिक फॉर हेल्थ प्रिजर्विंग, जो यिन है हमारी बॉडी के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जिसे यिन और यान जो है वो दो चैनल्स हैं, यिन में जो एनर्जी फ्लो करती है बेसिकली उसके बारे में जिक्र हो रहा है। यानी कि इंसानी जिस्म को यिन से नरिश करना, जब यिन से नरिश होगी तो उसको जो है वो प्रॉपर एनर्जी मिलेगी और मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम जो है इफेक्टिवली काम करेंगे। तो इसके 4 खुसूसियात हैं इस बुक की, जो इससे हेल्थ से रिलेटेड जो है वो इस बुक में डिस्कस हुई भी हैं। Wang Dinijing says that clever people prefer prevention to cure of a disease and prefer a well preparation before a war to following the war। इस बुक में जो है वो क्या ये डिस्कस किया गया कि जो क्लेवर लोग हैं, जो होशियार लोग हैं, वो क्या कहते हैं, वो इस फ़लसफ़े पे यकीन रखते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी इलाज से पहले जो है वो अपने आप को प्रिवेंट करो, अपनी हेल्थ जो इस लेवल पे रखो ताकि आप पे कोई बीमारी जो है वो अटैक ना कर सके। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आप फॉर एग्जांपल किसी जंग का ख़तरा है आप लोगों को, या आप पे कोई दुश्मन अटैक कर रहा है, तो आपने जो है पहले से ही अपनी तैयारी कर लेनी है ताकि वो दुश्मन आप पे जो है वो अटैक ना कर सके, बजाय इसके कि जब आप पे दुश्मन आएगा अटैक करेगा उसके बाद जो है वो आप जो तैयारी करोगे और दुश्मन को मार गिराने की तैयारी करोगे, तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, आप जो खुद जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगे, खुद जो है वो हार जाएंगे। तो आपने क्या करना है, ये बुक ये कहती है कि पहले से ही अपने आप को जो है वो आपने स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप पे डिजीज़ जो है वो हमला ना कर सकें। That means it's important to take preventive measures before a disease, otherwise it is too late to dig a hole when one feels thirsty. And as to mold weapons after war happened, concept of prevention is implied in sentence above। ये जो ऊपर मिसाल दी गई है थर्स्टी बंदे की, अब अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदे को प्यास लगी है, ठीक है, अब वो ये नहीं करेगा कि पहले तो प्यास लगने का वेट करेगा कि मुझे प्यास लगेगी, प्यास लगने के बाद जो वो कुआं खोदेगा, उसे कुआं खोदने के बाद जो है वो उससे पानी निकाल के पिएगा, बल्कि उसे क्या करना चाहिए, जो क्लेवर लोग हैं उन्होंने पहले से ही जो है अपने लिए कुआं खोदना है, पानी का बंदोबस्त करना है, पानी का इंतज़ाम करना है ताकि उनको जब भी प्यास लगे तो वो उससे जो है वो उसी टाइम पे। इसी तरीके से वार की जंग की मिसाल दी गई है कि जंग छिड़ने के बाद जो वो ये जितने भी जो लोग हैं उन्हें पहले से ही जंग की तैयारी करनी है। अगर उनको किसी जंग का ख़तरा है, दुश्मन का ख़तरा है, तो उतने अपने हथियार या अपने जितने भी प्रिवेंटिव डिफेंसिव मेजर्स है वो पहले से ही अपनाने हैं ताकि जो वॉर इनिशिएट होने के बाद जो उनके पास इफ़ेक्टिव डिफेंस सिस्टम हो। तो ये चीज़ें क्या मकसद क्या है, इस बुक में जो है वो एम्फेसाइज ज़ोर इस बात पे दिया गया है कि आप लोगों ने क्या करना है, अपनी हेल्थ को जो है वो पहले से ही स्ट्रॉन्ग रखना है ताकि आप जो है मुख्तलिफ डिजीज़ से बच सके। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पूरी दुनिया में जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, तो उसको ये रेगुलेट करती है और उसको जो है मुख्तलिफ गाइडलाइंस देती है। वो क्या कहती है इस बारे में, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ मेडिसिन इज़ टू प्रिवेंट ए डिजीज़ एंड डैमेज एंड टू मेंटेन एंड इम्प्रूव हेल्थ। वो भी इस बात पे जोर देती है कि जो बुनियादी मकसद है दवाइयों को वो क्या है, टू प्रिवेंट डिजीज़ यानी बीमारियों से बचाना,
एंड डैमेजेस एंड टू मेंटेन हेल्थ, इम्प्रूव हेल्थ, और अपनी हेल्थ को जो बेहतर बनाना ताकि जो किसी इंडिविजुअल हेल्थ जो है उस पर डिजीज़ जो है वो ईजिली अटैक ना कर सके। इसके अलावा पेरिस डिक्लेरेशन, इसमें भी इस बात पे जोर दिया गया था कि गुड डॉक्टर एम टू प्रिवेंट diseases rather than to cure disease, while the medical science is a kind of science not only about diseases but also about health। इसमें बहुत important बात हुई है लास्ट सेंटेंस में कि मेडिकल साइंस इज़ अ काइंड ऑफ साइंस नॉट और विच इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज बट आल्सो अबाउट हेल्थ। मेडिकल साइंस एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ बीमारियों से रिलेटेड नहीं है बल्कि आपकी जो ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड भी है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो है सिर्फ बीमारी का नहीं सोचना कि मुझे बीमारी है तो मैं ये दवाई लूँगा। आपने पहले से ये सोचना है, आपने पहले से प्रिवेंटिव मेजर उसके लेने हैं, आपने पहले से जो अपनी बॉडी है ठीक है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देने हैं ताकि कोई बीमारी जो है वो आप पे अटैक कर ना सके। इसके अलावा आते हैं टेंस हेल्थ कॉन्सेप्ट की इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ जो टेंस हेल्थ कॉन्सेप्ट है कि वो किन चीज़ों किन कंपोनेंट से मिलकर बना है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंस हेल्थ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। जो टेंस हेल्थ कॉन्सेप्ट है ठीक है उसको कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, 3 कंपोनेंट्स में, क्लींजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। पहला जो है वो उसमें पहला कंपोनेंट्स में है क्लेंजिंग। क्लेंजिंग का क्या, जिस तरह नाम से जाहिर है क्लेंजिंग यानी कि सफाई। इसमें फिर 2 चीज़ें आती हैं, क्लीनिंग सरप्लस जो एक्सेस मटेरियल है ठीक है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसको क्लींजिंग करना, उसकी सफाई करना। उसमें क्या आता है, एलिमिनेट द एक्सेस मटेरियल विच बिकम द बर्डन बिकॉज दे आर बियॉन्ड द मेटाबॉलिक कैपेसिटी सो एज टू अवॉइड अ डिले द टॉक्सिन फॉर्मुलेशन। देखिए हमारी बॉडी जो है, इंसानी जिस्म की बॉडी, इसको एक ऑप्टिमम लेवल के लिए डिज़ाइन किया गया है। जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, जो भी चीज़ कोई इंजीनियर अगर कोई मशीनरी बनाता है या कोई सिविल इंजीनियर कोई रोड बनाता है ठीक है, तो वो अपने टारगेट जो है वो ऑडियंस को या जो टारगेट यूज़र्स हैं ठीक है उसको देख के वो चीज़ डिज़ाइन करता है। अब फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल ठीक है, इंजीनियर एक मोटरसाइकिल बना रहा है। अब मोटरसाइकिल की कैपेसिटी कितनी है, 2 बंदों की कैपेसिटी है। अब आप एक मोटरसाइकिल पे जो है वो 10 बंदे बिठाओगे तो वो क्या करेगा, वो मोटरसाइकिल जो है उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, 2 बंदों की कैपेसिटी है। अब 10 बंदे उसमें बैठेंगे तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। इसी तरीके से जो इंसानी जिस्म, इंसान का जो जिस्म है उसको एक ऑप्टिमम लेवल पे जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अब अगर हम उस लेवल को क्रॉस करेंगे तो जो हमारी बॉडी के जो रिसोर्सेज है, जो इसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी है, वो चीज़ें उसे एक्सीड कर जाएंगी और वो हमारे लिए क्या होते हैं, नुकसानदेह हो सकते हैं, हमारी बॉडी को जो है वो डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो इस फ़लसफ़े में यही है कि क्लेंजिंग सरप्लस जो एक्सेस मटेरियल्स हैं ठीक है, जो हम अपनी मेटाबॉलिक कैपेसिटी से जो बियॉन्ड जो चीज़ें ले रहे हैं उसकी क्लेंजिंग करो, उसको जिस्म से निकालो। सेकंड नंबर पे क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन, रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस इन द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी टू हील। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होती है। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, मुख्तलिफ जो हम न्यूट्रंस लेते हैं ठीक है उनका तोड़ फोड़ होता है, उससे जो है मुख्तलिफ न्यूट्रंस बनते हैं, फिर उन न्यूट्रंस से जो है वो एनर्जी बनती है। तो इस मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस पे टॉक्सिक मटेरियल्स, टॉक्सिक चीज़ें भी बनती हैं। अब उन टॉक्सिक मटेरियल्स का जो है वो जिस्म से निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो जिस्म में एक्यूमुलेट होती हैं वो टॉक्सिक चीज़ें, चूँकि वो हैं ही टॉक्सिक, तो वो हमारी बॉडी को जो है वो डैमेज कर सकते हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है वो कॉज कर सकते हैं। तो उन टॉक्सिक चीज़ों का जो है वो जिस्म से निकालना भी ज़रूरी है। और ये भी किस ज़ुमरे में आता है, क्लेंजिंग के ज़ुमरे में। तो क्लेंजिंग में 2 स्टेप्स हैं, एक क्लेंजिंग ऑफ सरप्लस जो एक्सेस मटेरियल है, जो सिवाई चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिक कैपेसिटी से या जो हमारी इंसान जिस्म की जो कैपेसिटी है उससे जो है वो एक्सेस चीज़ें उससे उसको जिस्म से निकालना। दूसरे नंबर पे टॉक्सिक जो चीज़ें मेटाबॉलिज्म के दौरान जो जहरीले मादे बनते हैं तो उसकी भी जो है वो इंसानी जिस्म से निकालना। तो ये बेसिकली क्लेंजिंग के 2 स्टेप्स हैं। इसके बाद आता है रेगुलेटिंग, एडजस्ट इम्बैलेंस, अचीव द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम्स एंड टिश्यूज एंड बॉडी सो एज टू प्रिवेंट डिजीजेज। एडजस्ट मेंटालिटी, एडजस्ट द मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। अच्छा देखिए, जो सेकंड नंबर पे है वो है रेगुलेटिंग। अब रेगुलेटिंग में क्या आता है, रेगुलेटिंग बेसिकली जो हमारी बॉडी है ठीक है उसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं, सेल्स होते हैं। हर ऑर्गन, हर सिस्टम, हर सेल का जो अपना अपना काम होता है, वो अपनी जगह पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है।
अब बाज़ों क्या आता है कि इन चीज़ों में इम्बैलेंस आता है। एक सिस्टम जो है या फॉर एग्जांपल एक ऑर्गन है, ठीक है, वो बैलेंस तब रहेगा जो जिस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब उसमें इम्बैलेंस आ गया है, उतार चढ़ाव आ गया है, वो ऑर्गन या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है या वो ऑर्गन बहुत ही कम लेवल पे काम कर रहा है, तो हमारी समय इम्बैलेंस आ गया। इम्बैलेंस आ गया तो बीमारी आएगी उस ऑर्गन से रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल, या वो ऑर्गन जो है वो काम करना छोड़ सकता है, फिर उस पे जो बाकी ऑर्गन्स डिपेंडेंट होंगे वो भी आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ जाएंगे, और इस तरह हमारी पूरी बॉडी जो है वो एक अनबैलेंस या सब हेल्थी स्टेट में चली जाएगी। फिर उस स्टेट में क्या होता है, डिजीज़ जो है वो ईजिली आपके जिस्म पे अटैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट सपोज हम मुदाफ़ित निज़ाम का जो है वो मिसाल लेते हैं, ठीक है। इंसानी जिस्म में मुदाफ़ित निज़ाम है, उसको एक तरीके से एक लेवल के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि उस लेवल पे उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। अब अगर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गया, अपने लेवल से जो है वो ऊपर चला गया है, तो वो उस कंडीशन को कहते हैं ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें वो क्या करता है, इंसान जिस्म के अपने सेल्स पे जो है वो अटैक करता है और उनको डैमेज करता है। तो ये भी जो है वो नुकसानदेह है। अब दूसरा लेवल क्या होगा, अगर वो अपने लेवल से कम काम करना उसने शुरू कर दिया, तो कम काम करेगा। मुदाफ़ित निज़ाम का मकसद क्या है, फंक्शन क्या है, हमारी जिस्म को बीमारियों से बचाना। अब अगर वो कम लेवल पे काम कर रहा है और वीक है, इम्यून सिस्टम हमारा वीक है, तो मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है, मुख्तलिफ वायरस बैक्टीरिया ईजीली हमारे जिस्म पे अटैक कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस दूसरे कंपोनेंट में हम क्या करते हैं, जो इम्बैलेंस है, ठीक है, जो उतार चढ़ाव है मुख्तलिफ ऑर्गन्स और सिस्टम में, उसको एक बैलेंस लेवल पे रखते हैं। इसके अलावा मेंटल दो चीज़ें होती है, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ठीक है। फिजिकल हेल्थ क्या है कि मेरे हाथ में पेन नहीं है, मेरा हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, मेरे लंग्स प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं, मेरे स्टमक में कोई पेन नहीं है, दैट इज़ ऑल फिजिकल हेल्थ। मैं फिजिकली जो है वो मेरे हाथ पैर ठीक है, मैं जो है वो कोई डिसेबिलिटी मुझ में नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड फिजिकल हेल्थ। मेंटल हेल्थ क्या है, जो दिमागी सेहत है, मुझे दिमागी सुकून नहीं है, मुझे जो है वो गुस्सा ज़्यादा आता है, मैं डिप्रेस रहता हूँ, तो दैट इज़ मेंटल हेल्थ। जिस तरीके से फिजिकल हेल्थ को बैलेंस रखना है, इस तरीके से हमने मेंटल हेल्थ को भी जो है वो बैलेंस रखना है। हम तो ना ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव हो सकते हैं मेंटली, अगर ओवर एक्टिव रहेंगे, ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड एंग्जाइटी, ठीक है, हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा मेंटल हेल्थ हमारा वीक है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमने जो है अपने मेंटल हेल्थ को भी जो है वो किस लेवल पे रखना है, उसको रेगुलेट करना है और एक बैलेंस लेवल पे रखना है। तो इस तरीके से जो रेगुलेटिंग है, इसमें भी फर्दर दो कंपोनेंट्स है। एक फिजिकल हेल्थ को जो है बैलेंस रखना है, इसमें मुख्तलिफ जो बॉडी में ऑर्गन्स है, सिस्टम्स है, वो क्या उसको एक बैलेंस लेवल पे रखना ताकि इफेक्टिवली वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, और अपने मेंटल हेल्थ को जो है वो उसको बैलेंस रखना ताकि वो भी अपना जो मेंटल बैलेंस है वो भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करे। नेक्स्ट स्टेप में आता है रिप्लेनिशिंग। बेसिकली क्या है, जो हमारी बॉडी में मैंने जिक्र किया, हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल सर्कुलेटरी सिस्टम एक सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो निज़ाम हाज़मा है, ठीक है, ये भी एक सिस्टम है। ऑर्गन्स कौन कौन से, हार्ट है, लंग्स हैं, स्प्लीन है, किडनीज है, ये सारे ऑर्गन्स हैं। सारे ऑर्गन्स जब फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, हर ऑर्गन का जो है वो अलग अलग फंक्शन होता है। हार्ट का क्या फंक्शन है, ब्लड पंप करना, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना। इसके अलावा किडनी का क्या फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। इसके अलावा स्टमक का क्या फंक्शन है, डाइजेशन करना, हम जो खुराक लेते हैं उसको डाइजेस्ट करना, उसको हज़म करना। तो जितने भी ऑर्गन्स है वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करने हैं, अब परफॉर्म करते हैं। अब हर ऑर्गन जो है उसको फंक्शन परफॉर्म करने के, हर ऑर्गन का अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। वो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में जो है वो उनका एक ज़ख़ीरा होता है, एक स्टोर होता है, वो वहाँ से जो है वो न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज़ करते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई चीज़ रेगुलर बेस पे काम कर रही है, रेगुलर बेस पे वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो यूटिलाइज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उनका लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है। अब हमने क्या करना है, उस लेवल को दोबारा मेंटेन रखना है, क्योंकि अगर वो न्यूट्रन सारे डिप्लीट हो गए, वो न्यूट्रन सारे हमारी जिस्म से ख़त्म हो गए, तो इस पर डिपेंडेंट जो ऑर्गन्स हैं वो सारे काम करना छोड़ जाएंगे, और ओवरऑल जो हमारी जो ऑर्गन्स है वो जो है वो हमारी बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो क्या करना है, हमने जो न्यूट्रन्स हैं उनको दोबारा से जो है रिप्लेनिश करना है, उनका न्यूट्रन जो है वो दोबारा अपने लेवल तक लेके आना है। तो दैट इज़ बेसिकली क्या है, रिप्लेनिशिंग। इसको जो है वो रिप्लेनिशिंग कहते हैं।
ये क्या करती है, इम्प्रूव द मेटाबॉलिज्म एंड प्रिवेंट डिजीज़। जो मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, ये न्यूट्रंस उसके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो जब हम न्यूट्रंस दोबारा से रिप्लेनिश कर रहे हैं तो वो मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव हो रही है और हम जो है मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहते हैं। इसके अलावा स्ट्रेंथन, इम्प्रूव एंड रिस्टोर सब हेल्थ रिजल्टिंग फ्राम सर्टेन न्यूट्रन डिफिशेंसी। जिस तरह मैंने जिक्र किया, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो इन न्यूट्रन्स को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर खुदा न खास्ता न्यूट्रन की डिफिशिएंसी आ गई, ये हमने जो है प्रॉपर रिप्लेनिश नहीं किए, ठीक है, वो न्यूट्रन डिफिशिएंट हो गए, उनकी कमी वाक़ हो गई हमारे जिस्म में, तो क्या होती है, मुख्तलिफ बीमारियों से रिलेटेड हो सकती हैं। तो ये क्या करता है, उस डिफिशिएंसी को जो है वो बचाता है। इसके अलावा कंपेंसेट न्यूट्रन सप्लीमेंट टू प्रिवेंट टू पेशेंट्स इम्प्रूव द हीलिंग कैपेसिटी एंड रिकवर द लेवल। ये कंपेंसेट करता है, जो जितने न्यूट्रंस लॉस होते हैं तो ये उनकी कंपेंसेशन करता है, उनको दोबारा जो है वो रिप्लेनिश करता है और उनका जो ऑप्टिमम लेवल है वो मेंटेन रहता है। अब ये 3 कंपोनेंट्स तो हमने डिस्कस कर लिए, क्लिनजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग। क्लिनजिंग में क्या होता है, क्लिनजिंग में बेसिकली 2 चीज़ें, एक तो सरप्लस चीज़ें जो एक्स्ट्रा मवाद है उसका जिस्म से निकालना, दूसरे नंबर पे जो टॉक्सिक जहरीले मवाद है उसको जिस्म से निकालना, दैट इज़ क्लिनजिंग। रेगुलेटिंग में क्या होता है, रेगुलेटिंग में हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को रेगुलेट करते हैं, बैलेंस लेवल पे रखते हैं ताकि वो इफेक्टिवली जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे। और थर्ड कैटेगरी जो है रिप्लेनिशिंग की, रिप्लेनिशिंग में हम क्या करते हैं, जो मुख्तलिफ न्यूट्रंस होते हैं हमारी बॉडी में, जो रेगुलर बेस पे जो न्यूट्रंस यूटिलाइज हो रहे हैं उनकी दोबारा रिप्लेनिशिंग करते हैं, उनकी सप्लीमेंटिंग करते हैं ताकि वो न्यूट्रंस लेवल जो है वो हमारा ऑप्टिमम लेवल पे रहे और हम में जो है वो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशिएंसी ना हो। अब ये 3 कंपोनेंट जब हम अपनी जिस्म के लिए प्रोवाइड करते हैं, इन 3 चीज़ों को हम अपनी जिस्म के लिए पूरा करते हैं, तो रिज़ल्ट में हमें क्या मिलता है, प्रिवेंटिंग मिलता है। प्रिवेंटिंग का मतलब है बीमारी से रोकना। achieve the balance and coordination of human body by way of cleansing, adjustment and supplementing so as to realize immune regulation and preventive care. Preventive treatment of diseases, preventing disease from exacerbating, recovering after disease and healthy people prevention सब health। देखिए इसमें सारी चीज़ें आती हैं। जब 3 कंपोनेंट्स हमने पूरे कर लिए तो सबसे पहले जो हमारी बॉडी एक बैलेंस स्टेट में रहेगी। बैलेंस स्टेट में जब रहेगी तो हम मुख्तलिफ बीमारियों से बचे रहेंगे और हम पे जो है बीमारियाँ ईजीली अटैक नहीं कर सकती। अब ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी बीमारी हो गई है, ठीक है, उनका पहले जो है वो हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, क्लींजिंग नहीं हुई, रेगुलेटिंग नहीं हुई, रिप्लेनिशिंग नहीं हुई, वो एक डिजीज़ कंडीशन में चले गए। उसके बाद जब हम ये TCM कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, क्लींजिंग, रेगुलेट, रिप्लेनिशिंग करते हैं, तो वो क्या करती है, वो जो बीमारी है उसको एग्जैसरबेट होने नहीं देती, उसको और बढ़ने नहीं देती, उसको जो है वो रोके रखती है। तो इसको ये भी जो है प्रिवेंटिंग की ज़ुमरे में आता है। इसके अलावा रिकवरिंग आफ्टर डिजीज़, इसके अलावा डिजीज़ की रिकवरी में भी मदद देती है। अब ऐसे लोग जिनको जो है वो बीमारी हो रही है, अब वो रिकवरी क्या करेगी, हमारी बॉडी खुद करेगी। जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, हमारी बॉडी से जो डैमेज सेल्स है उनको निकालता है। तो हम अगर हमारे सारे ऑर्गन जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं तो इंसानी जिस्म जो है वो ख़ुद अपने आप को जो है वो हील करती है और उस बीमारी को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है। तो हर स्टेज में जो है वो ये TCM कॉन्सेप्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। TCM फ़लसफ़े को जो है वो हम हर स्टेज में यूज़ कर सकते हैं। ये हमें बीमारी से भी बचा सकती है। बीमारी अगर किसी को हो गई है तो उसको फर्दर एग्जैसरबेट यानी फर्दर उस बीमारी को कॉम्प्लिकेट होने से बचाती है और बीमारी से रिकवरी में भी जो है वो ये हेल्पफुल है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, प्रिवेंटिंग में। जब हम क्लिनजिंग कर रहे हैं हम अपनी बॉडी की, हम रेगुलेटिंग कर रहे हैं, हम रिप्लेनिशिंग कर रहे हैं, तो एज अ रिज़ल्ट हमें प्रिवेंटिंग मिल रहा है। प्रिवेंट जो क्या करता है, हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है, किसी एक बीमारी को बढ़ने से रोकता है और हमें बीमारी की रिकवरी में भी जो है वो मदद देता है। तो ये था ओवरऑल जो है वो टाइन्स हेल्थ कॉन्सेप्ट। इसको समराइज़ करते हैं, कम्प्रिहेंसिव ब्रीफ करते हैं टाइन्स हेल्थ कॉन्सेप्ट को। इसमें कौन से कंपोनेंट्स है, क्लेंजिंग है, रेगुलेटिंग है एंड रिप्लेनिशिंग। क्लेंजिंग क्या करता है, क्लेंजिंग रिमूव द बॉडी एक्स्ट्रा एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस। क्लेंजिंग क्या करता है, बेसिकली जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जो सरप्लस चीज़ें हैं, इजाफी मवाद है, उसको जिस्म से निकालता है एंड टॉक्सिक जो जहरीली चीज़ें हैं उसको जिस्म से निकालता है। रेगुलेटिंग क्या करता है, अचीव द बॉडी बैलेंस ऑफ बॉडी फंक्शन। जितने भी बॉडी में जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, जो मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, उनका बैलेंस जो है वो अचीव करना, दैट इज़ किसका काम है, रेगुलेटिंग का। जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं उनको बैलेंस लेवल पे रखता है ताकि वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करे और हम मुख्तलिफ बीमारियों से जो है वो बचे रहें।
तो दूसरे नंबर पे रेगुलेटिंग आता है। तीसरे नंबर पे तीसरा जो कंपोनेंट है दैट इज़ रिप्लेनिशिंग। रिप्लेनिशिंग क्या करता है, रियलाइज बैलेंस न्यूट्रिशन, जो बैलेंस खुराक है ठीक है उसको जो है वो प्रोवाइड करता है। इंसान जिस्म के लिए जो न्यूट्रंस रिक्वायर्ड होते हैं उनको रिप्लेनिश करता है, उनको सप्लीमेंट करता है ताकि उनका लेवल जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे रहे, उनकी न्यूट्रन की डिफिशिएंसी जो है वो ना रहे। अब ये तीन चीज़ें जब हो गई हैं ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलता है, प्रिवेंटिंग। प्रिवेंटिंग क्या करती है, इंप्रूव इम्यूनिटी एंड डिजीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर। ओवरऑल ये हमारी मुदाफ़ित निज़ाम को बेहतर बनाती है, डिजीज़ प्रिवेंशन हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाती है, एंड हेल्थ केयर हमारी पूरी हेल्थ जो है उसका ख्याल रखती है और हमें जो है वो हेल्थी रखती है। अब द रिलेशनशिप बिटवीन क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग इज़ 1 + 1 + 1 इज़ ग्रेटर देन 3, दैट इज़ इंटरेक्शन, इंडिपेंडेंस एंड म्यूचुअल प्रमोशन। अच्छा, इसकी मिसाल क्या है, जो क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग है ठीक है, यहाँ पर मैं इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि अगर हम हर चीज़ को जो है वो एक एक नंबर दें, अगर क्लेंजिंग को हम 1 नंबर दें, रेगुलेटिंग को 1 नंबर दें और रिप्लेनिशिंग को जो है वो 1 नंबर दें, तो मैथमेटिकली क्या होगा, क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग, मैं कहूँगा कि इन तीनों को प्लस करो तो हमारे पास जवाब में क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, मैथमेटिकली बोल रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट में इनका हेल्थ कॉन्सेप्ट में क्या है कि जब ये क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग आपस में मिल के काम करते हैं, ये जब हम आपस में प्लस करते हैं तो जो इफ़ेक्ट होगा, रिजल्ट जो होगा वो ग्रेटर देन 3 होगा। यानी इस इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग, रिप्लेनिशिंग का अपना हिस्सा डाल रहे हैं ठीक है, जो रिजल्ट होगा वो इससे बहुत ही ज़्यादा होगा। इस वजह से जो यहाँ पे लिखा गया है 1 + 1 + 1 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी कि अगर मैं क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग को एक एक नंबर दूं तो मैथमेटिकली जो है वो क्या मेरे पास इसका, अगर मैं इन तीनों को प्लस करूं तो मैथमेटिकल रिजल्ट मेरे पास 3 आना चाहिए। लेकिन TCM की फ़िलासफ़ी क्या कहती है कि अगर क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग वो आपस में जो है मिलजुल कर काम कर रहे हैं, वो आपस में इन कोऑर्डिनेशन है, तो जो रिज़ल्ट होगा ठीक है वो इस इंडिविजुअल के इफ़ेक्ट से जो है वो बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये है बेसिकली प्रिवेंटिंग। अब आते हैं प्रोडक्ट इंटरप्रिटेशन की तरफ। जो टाइम्स के प्रोडक्ट है ठीक है उनकी क्लासिफिकेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग एंड रिप्लेनिशिंग, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट जो वो क्लेंजिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है, कौन सी प्रोडक्ट रेगुलेटिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है और कौन सी प्रोडक्ट जो है वो रिप्लेनिशिंग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो ये जो स्लाइड है ठीक है, इसमें क्लेंजिंग के जो प्रोडक्ट्स आते हैं दैट इज चिटोसान कैप्सूल और सेल रिजुवेनेशन कैप्सूल्स, ये क्लेंजिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स है, इसके अलावा स्पेरुलिना कैप्सूल्स भी जो है वो रेगुलेटिंग की कैटेगरी में आते हैं। और जितने भी जो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हैं, जिंक के सप्लीमेंट्स, वो किस में आते हैं, वो रिप्लेनिशिंग की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। अब आते हैं क्लींजिंग की कैटेगरी में। क्लींजिंग कैटेगरी में सबसे पहले चिटोसान आता है। चिटोसान बेसिकली क्या चीज़ है, इट इज़ एनिमल सेल्यूलोज ठीक है, या टाइम्स का प्रोडक्ट है जिसमें एक्टिव क्या चीज़ है, चिटोसान। चिटोसान एक एनिमल सेल्यूलोज है और इसको 6 इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। 6 इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ, बाकी 5 जो वो कौन कौन से, यानी इसको ज़िंदगी का छठा आंसर भी कहा गया है। जो बाकी 5 कंपोनेंट्स है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स वगैरह, तो इसके साथ साथ जो है वो इस चिटोसान को 6 इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ भी कहा गया है। कीपिंग इन व्यू इसकी जो प्रोलॉन्ग जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है वो 6 इंग्रेडिएंट ऑफ लाइफ कहा गया है। इसका फंक्शन क्या है, एलिमिनेट द टॉक्सिन इन द बॉडी। जो सरप्लस मटेरियल, बेसिकली इसको जो सरप्लस मटेरियल है ठीक है, ये जिस्म से उसको निकाले। जो इजाफी फैट्स हैं, जो इजाफी मवाद है हमारी स्टमक में, तो ये उसको क्लीन आउट करता है, उसको हमारे जिस्म से निकालना है। कंबाइन विद द फैटी नेगेटिवली चार्ज मेक इट पॉसिबल दैट फैट कैन बी अब्जॉर्ब बाय इंटेस्टाइन एंड बी एलिमिनेटेड डायरेक्टली। ये क्या करता है, जो नेगेटिवली चार्ज फैट है उसके साथ अटैच होता है ठीक है, और उसको इंसानी, जब हम कोई चीज़ लेते हैं ठीक है, तो सबसे पहले हमारे ये स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसकी अब्जॉर्प्शन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, चाहे वो प्रोटीन्स है, चाहे वो फैट्स है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स है, चाहे जो वो विटामिन है, जो भी चीज़ें उनका जो वो सेम ही रूट वो फॉलो करते हैं, वो स्टमक तक जाते हैं। स्टमक के बाद जो है वो आगे फिर ब्लड में जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, ये जो फैट्स हैं, इजाफी जो
प्लस फैट्स होता है, ठीक है, उसको ब्लड में एब्जॉर्ब होने नहीं देती और ऐसा जो है वो उसको जिस्म से लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है वो निकाल देती है। इट एब्जॉर्ब एंड एलिमिनेट हैवी मेटल्स एंड रिड्यूस द अक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन द बॉडी। एक्सेस फैट्स के अलावा जो हैवी मेटल्स है, जो बारी दाते हैं, ठीक है, वो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। उनकी वो अगर हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, हमारी बॉडी में जमा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो हैवी मेटल्स मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है कॉज करते हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, उन हैवी मेटल्स को जो है वो उनको डिपॉजिट नहीं होने देती, उनको एक्यूमुलेट नहीं होने देती और उसको जो है वो जिस्म से निकालती है। इसके अलावा एब्जॉर्ब कोलेस्ट्रॉल, मेक कोलेस्ट्रॉल नॉट बी अटैच टू वेसल वॉल एंड प्रिवेंट एथेरोस्क्लेरोसिस। इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल की एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करता है। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्ब हो गए अगर हाई अमाउंट में अगर वो जाके एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, तो उसकी एक्यूमुलेशन कहाँ पे होती है, ब्लड वेसल्स में, जो खून की रगें होती हैं, जो खून की नालियाँ होती हैं जिसमें खून फ्लो करता है, ठीक है, तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट होता है, वहाँ पे जमा हो जाता है। अब वहाँ पे जब खून की नालियों में जमा हो गया तो खून की फ़्लो जो होती है, ब्लड की फ़्लो उन वेसल्स में वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है, उनकी फ़्लो जो है वो ठीक नहीं रहती। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है वो दिल की बीमारियाँ जो है वो जन्म ले सकती हैं। तो ये प्रोडक्ट क्या करती है, उस कोलेस्ट्रॉल को जो एब्जॉर्ब होने से रोकती है और ओवरऑल जो है ब्लड सर्कुलेशन में जो है वो इफ़ेक्टिव रोल प्ले करती है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो है सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स। सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स ये क्या है, ये बेसिकली टाइम्स की एक प्रोडक्ट है जिसके कंपोनेंट्स जो है वो केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसको एलेक्जेर हर्ब या जिंगसेन नंबर 2 भी कहा गया है। फंक्शनल कंपोजिशन जो केमिकल्स है इसके, इसमें जिप्नोसाइड्स होते हैं। फंक्शन इसका क्या होता है, रिमूव फ्री रेडिकल्स विद हाई एफिशिएंसी। ये फ्री रेडिकल्स स्कैवेंजिंग इफेक्ट होता है। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ये वो टॉक्सिक चीज़ें हैं, ठीक है, हम जिस तरह मैंने जिक्र किया हमारी बॉडी में मुख्तलिफ टॉक्सिक मटेरियल्स होती हैं, फ्री रेडिकल्स उनमें से एक है। ये फ्री रेडिकल्स क्या करती है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज कर सकती हैं, जिसमें क्या होता है पूरी पूरा इन्वायरमेंट जो है वो इंसानी जिस्म को पूरे इन्वायरमेंट वो स्ट्रेस में रहता है और सारे ऑर्गन जो है वो अपने जो प्रॉपर फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं कर पाते इन फ्री रेडिकल्स की वजह से। तो ये प्रोडक्ट इसलिए डिज़ाइन की गई है ताकि ये उन फ्री रेडिकल्स को जो है वो ख़त्म कर सके, इंसानी जिस्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा सके और इंसानी जिस्म के जो ऑर्गन्स हैं वो सारे इफेक्टिवली अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सके। इसमें फंक्शन कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, टी पॉलीफिनोल्स होते हैं इसमें, ठीक है। टी पॉलीफिनोल्स क्या करते हैं, दे कैन डिटॉक्सिफाई वेरियस पॉइजन। वो मुख्तलिफ जहरीले मवाद जो होते हैं हमारी जिस्म में उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसकी डीनेचर करते हैं। इसके अलावा टी पॉलीफिनोल इज़ द जेनेरिक टर्म ऑफ फिनोलिक कंपाउंड्स एंड टी। जो नॉर्मल हमारी टी है, ठीक है, उसमें मुख्तलिफ फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड बेसिकली केमिकल एक क्लास है, ठीक है, तो उन फिनोलिक कंपाउंड जो है वो हमारी चाय में शामिल होते हैं। तो इस प्रोडक्ट में भी वही टी पॉलीफिनॉल जो है वो उनके इस्तेमाल हुआ है जो ओवरऑल के क्या फंक्शन प्ले करते हैं, एज अ फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग इफेक्ट होता है उसका। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट विच हाई एफिशिएंसी, ये क्या है, ज़ाहिरी बात है जब फ्री रेडिकल्स को जो है वो ख़त्म कर रहा है तो दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, बेसिकली ऑक्सीडेशन कॉज करते हैं। इंसानी जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ न्यूट्रन्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स उनको ऑक्सीडाइज करके जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाती हैं, ठीक है। तो जब ये हम फ्री रेडिकल्स ये प्रोडक्ट फ्री रेडिकल को ख़त्म कर रही हैं तो इसका मतलब है इसका एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट है। ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा इसमें क्या होता है, विटामिन सी होता है और बीटा कैरोटीन जो है वो भी क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एज अ एंटीऑक्सीडेंट पर फंक्शन परफॉर्म करते हैं एंड एज अ साइनर्जी विद टी पॉलीफिनोल्स। टी पॉलीफिनोल और विटामिन सी और बीटा कैरोटीन जो है वो साइनर्जिस्टिकली अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। साइनर्जिस्टिकली का क्या मतलब होता है कि टी पॉलीफिनोल भी एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, विटामिन सी भी और बीटा कैरोटीन्स भी, तो ये तीनों जो है वो इफेक्टिवली एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल जो एंटीऑक्सीडेंट एफिशिएंसी होती है, एंटीऑक्सीडेंट एफिकेसी होती है, वो बहुत ही ज़्यादा होती है और इफेक्टिवली जो है वो उसकी एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी होती है। इसके अलावा जो रेगुलेटिंग, ये दो प्रोडक्ट हमने किस कैटेगरी में डिस्कस की, क्लेंजिंग में कौन कौन सी, चिटोसान और सेल रिजुविनेशन कैप्सूल।
चिटोसान क्या करता है, जो सरप्लस मटेरियल है, जो एक्सेस मटेरियल है, उसको जिस्म से निकालता है। सेल रिजुविनेशन कैप्सूल क्या करता है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक फ्री रेडिकल्स है, उसको जो है वो जिस्म से निकालता है। अब आगे बढ़ते हैं रेगुलेटिंग कैटेगरी की तरफ। रेगुलेटिंग कैटेगरी में हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें जो है वो क्या होना चाहिए, मुख्तलिफ ऑर्गन जो है, मुख्तलिफ सिस्टम जो हमारी बॉडी में है, ठीक है, उनको एक बैलेंस लेवल पे होना चाहिए। अगर वो वीक हैं, कमज़ोर हैं, लो लेवल पे काम कर रहे हैं तो उसके फंक्शन को इम्प्रूव करना चाहिए। अगर वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव है तो उसकी इंटेंसिटी को कम रखना चाहिए। इस कैटेगरी में कौन सी प्रोडक्ट है, कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स। कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस बेसिकली एक फंगस है, ठीक है, जो फंगस नहीं, सॉरी, कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस बेसिकली एक इंसेक्ट है, ठीक है, जो इसको कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस को मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी के बाद मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी से पास करके इसको एडिबल बनाया गया है। इसको इस प्रोडक्ट में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया है। इसको क्या कहते हैं, गोल्डन ग्रास अमंग 3 चाइनीज़ टॉनिक मेडिसिन, इसको गोल्डन ग्रास भी कहा गया है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स जो है वो कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड, कॉर्डिसिपिक एसिड और एडेनोसिन, ये इसकी केमिकल कंपोजिशन होती है। केमिकल कंपोनेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, कॉर्डिसेप्स पॉलीसेकेराइड, कॉर्डिसिपिक एसिड और एडेनोसिन। फंक्शन ये क्या परफॉर्म करते हैं, बाई डायरेक्शनल इम्यूनिटी, जो इम्यून सिस्टम है उसको जो है वो इम्प्रूव करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी कैंसर एंड कैंसर प्रिवेंशन, जो मुख्तलिफ इम्यून सिस्टम है, ठीक है, उसको एक लेवल पे रखते हैं। तो वो क्या करता है, जो कैंसर है, ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा इनहिबिट सेनेसिन, जो बुढ़ापे, जो एजिंग का प्रोसेस है, ठीक है, उसको इनहिबिट करते हैं, उसको रोकते हैं। प्रोटेक्ट हार्ट एंड ब्रेन, जो दिल और दिमाग की बीमारियां हैं, ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करते हैं। प्रोटेक्ट लंग्स, किडनीज एंड लिवर, और जो हमारे लंग्स हैं, किडनीज हैं और लिवर है, तो उसको जो है वो प्रिवेंट रखता है। इन सारे ऑर्गन्स को जो है बैलेंस लेवल पे रखता है। ये सारे ऑर्गन्स क्या करते हैं, बैलेंस लेवल पे काम करते हैं और अपना फंक्शन जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। और इस तरीके से जो इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनसे जो है वो हम बचे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। अब रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, जो कैल्शियम के पाउडर हैं, कैल्शियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारी एक समरी है उन सारे प्रोडक्ट्स की, जिसमें क्लेंजिंग में कौन कौन से हैं, चिटोसान कैप्सूल, सेल रिजुविनेशन कैप्सूल आते हैं, रेगुलेटिंग में कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स आते हैं और रिप्लेनिशिंग में जो है वो न्यूट्रिशन सुपर कैल्शियम पाउडर, जितने भी कैल्शियम के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे जो है वो रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में जो है वो आते हैं। अब ये एक फार्मूला डिज़ाइन किया गया है आपकी जो नॉर्मल ऑप्टिमम हेल्थ है, आपको हेल्दी रखने के लिए ये फार्मूला डिज़ाइन किया गया है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो पूरी हेल्थ है वो क्या रहेगी, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकेंगे। आपके जिस्म में से क्लेंजिंग भी होगी, आपके जिस्म की रेगुलेटिंग भी होगी और आपके जिस्म की रिप्लेनिशिंग भी होगी। वो फार्मूला क्या है, वो है चिटोसान 1 बोतल, इसके अलावा सेल रिजुविनेशन कैप्सूल 2 बोतल, कॉर्डिसेप्स कैप्सूल 1 बोतल और टाइम्स न्यूटन कैल्शियम पाउडर जो है वो उसके 4 बॉक्सेस। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को जो है वो इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं तो ओवरऑल आपकी जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे। आपके जितने भी ऑर्गन है वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, वो प्रॉपर्ली इफेक्टिवली जो वो रिप्लेनिश हो रहे होंगे और आपकी बॉडी में जो सरप्लस मटेरियल है, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, तो वो भी जो है वो रिमूव होंगी। तो ये फार्मूला एक कम्बिनेशन है मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का, जिसको यूटिलाइज़ करते हुए हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो गुजार सकेंगे। तो ये था आज के प्रेजेंटेशन के बारे में। आज हमने क्या डिस्कस किया, टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया कि बेसिकली टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना है। 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, क्लेंजिंग, रेगुलेटिंग और रिप्लेनिशिंग। क्लेंजिंग क्या करती है, हमारी जिस्म से मुख्तलिफ जो टॉक्सिक चीज़ें हैं या जो सरप्लस चीज़ें हैं, जो इजाफी मवाद है, उसको हमारे जिस्म से निकालती है। रेगुलेटिंग क्या करती है, जो हमारे बॉडी में जो मुख्तलिफ सिस्टम है या जो ऑर्गन्स हैं उनको एक रेगुलेट, एक बैलेंस लेवल पे रखती है ताकि वो इफेक्टिवली अपना फंक्शन परफॉर्म करें। और रिप्लेनिशिंग कैटेगरी क्या करती है, ये जितने भी हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हैं उसको रिप्लेनिश करती है, उसको जो है सप्लीमेंट करती है ताकि वो दोबारा इस्तेमाल के काबिल जो है वो लाई जा सके। टाइम्स के प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन इसके बेस पे किस तरह हुई है, जो चिटोसान कैप्सूल्स हैं और सेल रिजुविनेशन कैप्सूल्स हैं वो क्लेंजिंग कैटेगरी में आते हैं, जो कॉर्डिसेप्स कैप्सूल्स हैं वो रेगुलेटिंग कैटेगरी में आते हैं, और कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो रिप्लेनिशिंग कैटेगरी में जो है वो आते हैं।
तो इस तरीके से हमने प्रोडक्ट की इंटरप्रिटेशन भी की। आखिर में हमने एक फार्मूला पढ़ा जो हर बंदे के लिए रिकमेंडेड है, जिसे हम क्या करते हैं, एक हेल्दी कंडीशन में रह सकते हैं और मुख्तलिफ़ बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं। तो ये था ओवरऑल जो है वो टाइम्स हेल्थ कॉन्सेप्ट के बारे में। इंशाल्लाह अगली प्रेजेंटेशन में जो एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तो तब तक के लिए जो वो मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त से पहले आप लोगों को रिमाइंड करता जाऊं कि जो हमारा फेसबुक पेज है ऑफिशियल टियांशी पाकिस्तान, आप उसको लाइक करें। उस पर जो वीडियोस आती हैं उसको अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, अपनी टीम मेम्बर्स के साथ जो वो शेयर करें, ताकि ये नॉलेज जो है वो फर्दर डुप्लिकेट हो। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल है प्रोमो टाइम्स के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करें और उस पर जो वीडियोज़ आती हैं आप उसको ख़ुद भी देखें और अपने जो टीम है उनके साथ भी शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर एक नई प्रेजेंटेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।